Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Thor. ये MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की चौथी कहानी है। So चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस कहानी की शुरुआत होती है प्यूंटे एंटीगियो नाम के मैक्सिको शहर में, जहां हमें दिखाया जाती है एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम होता है जेन फॉस्टर। वो वहां पर अपनी असिस्टेंट जिसका नाम होता है डार्सी और साथ ही अपने एक प्रोफेसर जिसका नाम होता है एरिक सेल्विक, उनके साथ मिलकर आसमान में होने वाली एक रंगीन रोशनी के ऊपर कुछ शोध कर रहे होते हैं। और जब उन्हें वो रंगीन रोशनी दिखाई पड़ती है तो वो सभी उनके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बवंडर उनके सामने आता है और उस बवंडर में से आदमी आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। जब वो उसे देखते हैं तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर एरिक सेल्विक अपने वहाँ कुछ कपड़े निकाल कर उस पर ढक देता है और वो इंसान और कोई नहीं होता, वो होता है थॉर। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में सन 965 एडी में, जहां हमें दिखाया जाता है कि नॉर्वे के टॉन्सबर्ग शहर में, जो कि हमारी अर्थ यानी जिसे कहते हैं मिडगार्ड, वहां पर कुछ फ्रॉस्ट जाइंट ने हमला किया होता है इस मिडगार्ड को हथियाने के लिए। लेकिन तभी वहां पर एसगार्ड के किंग ओडिन भी वहां पर आ जाते हैं। इस मूवी में टोटल 9 रियासतों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक है योटनहाइम भी, जहाँ के लोग जिन्हें कहा जाता है फ्रॉस्ट जाइंट्स। वैसे शॉर्ट में इन्हें योटन्स भी कहा जाता है, जिनके राजा का नाम होता है लॉफी। यहीं पर हम देखते हैं कि लॉफी और ओडिन के बीच में एक बहुत ही बड़ी जंग होती है, जिसके अंदर ओडिन की टीम जीत जाती है। योटन्स के पास में एक बहुत ही खतरनाक हथियार होता है जिसका नाम होता है कैस्केट ऑफ एशियन विंटर। इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये किसी को भी कहीं पर भी जमा सकता है। लेकिन जब ओडिन का प्रकोप उन पर पड़ता है तो उनकी पूरी टीम हार जाती है और साथ ही ओडिन उस कैस्केट ऑफ एशियन विंटर को लेकर वहां से अपने एसगार्ड चले जाते हैं और वो जंग वहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक विशालकाय एसगार्ड, जिसके अंदर ओडिन का एक बहुत ही बड़ा महल होता है। और वहीं पर ओडिन के 2 बच्चे भी दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है थॉर और लोकी। वैसे तो थॉर ओडिन का ही सन है और जो लोकी है वो ओडिन का सन नहीं है। इस बात का खुलासा मैं आगे आपको इसी कहानी में करूंगा। जब एक बार ओडिन अपने दोनों बच्चों को अपने वेपन ट्रेजर यानी कि जो वेपन चेंबर होता है उसका एक दौरा करवाने के लिए लेकर जाते हैं, तभी हमें म्योनीर भी दिखाया जाता है और साथ ही कॉस्मिक क्यूब, और वहां पर एक डिस्ट्रॉयर भी दिखाया जाता है। म्योनीर वही है जो कि आगे चलकर थॉर का हथौड़ा यानी कि थॉर का हथियार बनने वाला है। अब यहीं पर कहानी आती है हमारे प्रेजेंट डे में, जहां हमें दिखाया जाता है कि अब थॉर की राजपोशी यानी कि उसका राज्याभिषेक होने वाला है। पूरी की पूरी प्रजा थॉर को देखकर काफी खुश होती है और उसके जयकारे लगाने लगती है। थॉर भी अपनी होशियारी के अंदर वहां पर आगे बढ़ने लगता है और अपने म्योनीर यानी कि अपने हथौड़े को घुमाकर वहां पर थोड़ी सी एक्टिंग भी करता है। वहीं पर जब थॉर अपनी राजपोशी के लिए ओडिन के सामने आता है तो ओडिन भी अब अपने बेटे यानी कि थॉर को इस पूरे एसगार्ड का राजा बनाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही ओडिन थॉर की ताजपोशी के लिए अपना हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन उसी वक्त एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। हम देखते हैं कि एसगार्ड के वेपन चेंबर के अंदर कुछ फ्रॉस्ट जाइंट आकर कैस्केट ऑफ एशियन विंटर को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां मौजूद एक बहुत ही बड़े सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है डिस्ट्रॉयर वहां पर आ जाता है और उन सभी योटन्स यानी कि फ्रॉस्ट जाइंट्स को मारकर भगा देता है। इस बात से बेखबर सभी लोगों को जब ये पता लगता है कि इस महल के अंदर कुछ घुसपैठिए आए हैं, तो वहां से ओडिन, थॉर और लोकी तीनों मिलकर उस वेपन चेंबर के अंदर आकर चेक करते हैं कैस्केट ऑफ एशियन विंटर को। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ फ्रॉस्ट जाइंट मारे गए हैं। इस बात पर थॉर को काफी गुस्सा आता है और वो अपने पिता ओडिन से कहता है कि हमें इस बात का बदला योटनहाइम में जाकर उन योटन्स यानी कि फ्रॉस्ट जाइंट से लेना ही चाहिए। लेकिन तब वहां पर ओडिन थोर से कहते हैं कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं रहेगा। वो आए थे यहाँ पर कुछ चुराने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और उनसे बदला लेने के लिए अब तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन थॉर के मन में काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो राजा बनने वाला था और इस घटना की वजह से वो राजा नहीं बन पाया था। इसलिए जब वो अपने कक्ष यानी कि अपने रूम में जाता है तो अपने दोस्तों के साथ में बातें करने लगता है और अपना गुस्सा जाहिर करता है। तब वहां पर उसके 4-5 दोस्त भी हमें दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है फेंजल, होगन, सिफ और वॉलस्टैग। थॉर वहां पर अपने सभी फ्रेंड्स को कहता है कि जब भी कोई लड़ाई हुई तुम सभी लोगों ने मेरा साथ दिया और मैंने भी यहाँ तक तुम सभी लोगों का बराबरी से साथ दिया, और आज जब मेरे राजा बनने की बात आई और वहां पर फ्रॉस्ट जाइंट ने हमला कर दिया तो क्या हमें उसका बदला नहीं लेना चाहिए? तब उसके सभी साथी थॉर के साथ मिल जाते हैं और सभी मिलकर योटन
योटनहाइम जाकर फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने की तैयारी करते हैं। सभी जाते हैं सीधा बायफ्रॉस्ट की तरफ और उसी की चौकीदारी करता है हाइमडाल। हाइमडाल एक तरीके से बहुत ही वफादार ओडिन का चौकीदार होता है जो कि बायफ्रॉस्ट की चौकीदारी करता है और उसके पास में एक तलवार होती है जिसका नाम होता है हॉफन। देखा जाए तो हॉफन एक तरीके से एक ताले की चाबी थी जो कि बायफ्रॉस्ट था। बायफ्रॉस्ट उस हॉफन तलवार से ही चलता था जो कि किसी भी रियासत का दरवाजा खोलकर किसी भी इंसान को दूसरी तरफ पहुंचा सकता था और हाइमडाल अपनी तलवार का यूज करके उन सभी को योटनहाइम में पहुंचा देता है। और जब सभी लोग योटनहाइम में पहुंचते हैं तो उन्हें एकदम सन्नाटा मिलता है। तब वहां पर थॉर अपनी होशियारी दिखाते हुए जोर से चिल्लाता है कि क्या तुम्हें बस इतना ही दम था, मेरे आते ही तुम सब छिप गए। तभी वहां पर योटन किंग लॉफी आ जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर अकेले आकर बहुत बड़ी गलती करी है। अब अगर आ ही गए हो तो यहाँ से अपनी जान गंवाए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तब वहां पर लॉकी उनको कहता है कि सर हमसे गलती हो गई है और हम यहाँ से बस जाने ही वाले हैं। तब थॉर उसे कहता है कि क्या हम इनसे बिना लड़े चले जाएं? तब लॉकी कहता है कि यहाँ से जाने में ही भलाई है, इनकी तादाद काफी ज्यादा है और मैं नहीं चाहता कि हम सभी अपनी जान यहाँ पर गवा बैठे। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उसी बीच वहाँ पर योटन्स का एक और योद्धा आ जाता है और थॉर को ललकार देता है। और हम तो जानते हैं कि थॉर तो थॉर है और जब थॉर को एक बार गुस्सा आ जाता है तो भाई साहब वो तो सबकी चटनी बना देता है और उसी की वजह से वहां पर थॉर अपने थंडर वाली पावर का यूज करके काफी सारे योटन्स को धूल चटा देता है। फ्रॉस्ट जायंट से लड़ते वक्त वहां पर लॉकी का हाथ एक फ्रॉस्ट जायंट के हाथ में आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो भी उनमें से एक है। अब इसका राज हमें आगे इस कहानी में पता चलेगा। और एक वक्त तो ऐसा आता है जब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा राक्षस आ जाता है और सभी सोचने लगते हैं कि भैया अब तो हमारी गई। लेकिन तभी वहां पर थॉर एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ में उड़कर उसके मुंह में घुस जाता है और उसे फाड़कर वहां से आगे निकल जाता है जिससे उस बड़े दानव की मौत हो जाती है। लेकिन उसी बीच वहां पर पूरी की पूरी फ्रॉस्ट जायंट टीम उन सभी 6 लोगों को मारने के लिए भी आ जाते हैं और अब थॉर और थॉर की टीम के पास में और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन उसी वक्त वहां पर ओडिन आ जाते हैं और थॉर ओडिन से कहता है कि अब मेरे पिताजी भी आ गए हैं, अब तो तुम में से किसी की भी खैर नहीं। लेकिन वहां पर तो उल्टा ही सीन हो जाता है। ओडिन आकर योटन किंग यानी कि लॉफी से कहते हैं कि मेरे बेटे ने यहाँ पर आकर गलती करी है और अब तुम हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दो। लेकिन तब लॉफी ओडिन को कहता है कि गलती तो गलती होती है और अब तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन तब ओडिन अपनी शक्ति का यूज करता है और थॉर की टीम को सीधा एसगार्ड लेकर आ जाता है। ओडिन की मदद से जब सभी लोग एसगार्ड वापस आ जाते हैं तो थॉर को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो ओडिन से काफी बुरे बर्ताव में बात करने लगता है और कहता है कि आखिर आपने वहां पर नाकारों की तरह भागने का क्यों सोचा? हम चाहते तो उन सभी योटन्स की बैंड बजा सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस बात पर ओडिन को काफी गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से ओडिन वहां पर थॉर की सारी शक्तियां ले लेते हैं और उसे एसगार्ड से मिडगार्ड पर फेंक देते हैं। मिडगार्ड यानी कि अर्थ। लेकिन क्योंकि थॉर एक राजा था तो इसलिए ओडिन चाहते थे कि उसका हथियार भी हमेशा उसके साथ ही रहे। इसलिए थॉर को फेंकने के बाद में वो म्योनिर यानी कि थॉर का हथौड़ा भी उसके साथ पीछे फेंक देते हैं लेकिन एक छोटे से सिस्टम अपडेट के साथ में। फिर कहते हैं कि अब इस हथौड़े को सिर्फ और सिर्फ वही उठा सकता है जो कि इस हथौड़े को उठाने के काबिल हो, यानी कि जो वर्दी होगा वही थॉर के हथौड़े को उठा पाएगा। और इसी के साथ में थॉर का हथौड़ा भी मैक्सिको में गिर जाता है। और यहाँ से अब हमारी कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में जहाँ हम देखते हैं कि अब थॉर उन तीनों के सामने होता है। जेन फोस्टर, डार्सी और एरिक सेल्विक वो तीनों मिलकर थॉर को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह थॉर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास में उसका कॉस्ट्यूम और साथ ही उसका हथियार यानी कि म्योनिर उसके पास में नहीं है और वहीं पर वो अपना आपा खो बैठता है और साथ ही वहाँ मौजूद सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर को मारता हुआ उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि मैक्सिको सिटी के अंदर थॉर का हैमर यानी कि म्योनिर काफी ऊपर से गिरा होता है और अब इस बात का पता शील्ड के एजेंट फील कॉल्सन को भी पता लग गया होता है। तो इसी वजह से वहां पर फील कॉल्सन अपनी पूरी टीम को भेजकर उस पूरे एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बदल देता है और वहीं से उसे जेन फोस्टर का भी पता लगता है जो कि इन सभी गतिविधियों पर अपना काम कर रही होती है। फील कॉल्सन सीधा जेन फोस्टर के घर पर आता है और वहां मौजूद सारे डेटा को एक्वायर कर लेता है और साथ ही जेन फोस्टर की जो इम्पोर्टेंट किताब होती है जिसने उसने अपनी सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स लिखी हुई होती है उसे भी वो वहां से लेकर निकल जाता है। जेन फोस्टर के पूछे जाने पर वहां पर फिल कॉल्सन कहता है कि आपको
आपको इसके बदले में आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन जेन फोस्टर कहती है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी खोज ही सब कुछ है। लेकिन कॉल्सन वहां पर जेन की बात नहीं सुनता और अपने सभी आदमियों के साथ में न्यू मैक्सिको सिटी में चला जाता है, जो कि मैक्सिको से 50 मील दूर था। जब इस बात का पता थॉर को चलता है कि उसका हथौड़ा मैक्सिको से न्यू मैक्सिको सिटी में यानी कि 50 मील दूर है, तो वो वहां से एक घोड़ा ढूंढने की कोशिश करता है जिसकी मदद से वो 50 मील दूर जा सके। लेकिन उसे घोड़ा कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वहां पर जेन फोस्टर उसे अपनी कार में लिफ्ट देती है और वो दोनों मिलकर सीधा पहुंचते हैं मैक्सिको सिटी में, जहां पर थॉर का हथौड़ा होता है। और अब हम देखते हैं कि वहां पर शील्ड के एजेंट्स ने उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल कैंप कंस्ट्रक्ट कर रखा है, जिसके अंदर थॉर का मियोनीर भी होता है। जब थॉर अपने हथौड़े को देखता है तो वो उससे दूर नहीं रह पाता और वो उस हथौड़े को उठाने के लिए बेकाबू होकर उस टेंट में घुस जाता है और वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ता है। उसी वक्त हम वहां पर एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम होता है हॉकाय। अभी हॉकाय कौन है इसके बारे में मैं आगे इस कहानी में बात करूंगा। जब थॉर वहां पर सभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए अपने मियोनीर के पास पहुंचता है तो उसे काफी खुशी होती है कि आखिरकार उसे उसका हथियार मिल ही गया। और जब वो अपने हथौड़े को उठाने की कोशिश करता है तो उसे काफी दम लगाने के बावजूद भी वो अपने हथौड़े को टस से मस नहीं कर पाता। और इसके पीछे रीजन यही होता है कि अब उससे उसकी वर्दीनेस छीन ली गई होती है। और गाइज, इस सीन ने तो मेरे आंसू ला दिए थे, क्योंकि ये सीन इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट सीन है। थॉर काफी कोशिश करता है अपने हथौड़े को उठाने की, लेकिन वो अपने हथौड़े को नहीं उठा पाता और उसी चक्कर में वहां पर शील्ड के काफी सारे एजेंट आकर थॉर को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। जब जेल के अंदर फील कॉल्सन थॉर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, कहां से आए हो और इस हथौड़े से तुम्हारा क्या वास्ता है, तो वहां पर थॉर उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त कॉल्सन को एक कॉल आता है और वो साइड में निकल जाता है। तभी हमें दिखता है कि लॉकी की एंट्री वहां पर होती है और लॉकी थॉर को बताता है कि हमारे पिता ओडिन अब नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि जब उन्होंने तुम्हें मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर भेजा तो इस बात का धक्का उन्हें काफी जोर से लगा और उन्हें एक अटैक आया, जिसकी वजह से अब वो नहीं रहे। इस बात से थॉर काफी टूट सा जाता है और साथ ही काफी दुखी भी हो जाता है। लेकिन उसी दिन शाम को हम देखते हैं कि वहां पर एरिक सेल्विक आ जाता है और फील कॉल्सन से कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है और गलती से आपके कैंप में घुसाया था। वहां पर एक नकली आइडेंटिटी दिखाकर वो वहां से थॉर को ले जाता है। लेकिन इस बात का पता ऑलरेडी फील कॉल्सन को लग जाता है कि वो आइडेंटिटी नकली होती है, लेकिन वो थॉर को उसे ले जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक सेल्विक और साथ ही थॉर मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और थोड़ी सी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। अब हम तो जानते हैं कि थॉर तो भैया थॉर है, अब उसने तो इतनी सारी ड्रिंक्स पी ली, लेकिन फिर भी उस पर उनका कुछ भी असर नहीं होता और वहीं पर एरिक उन ड्रिंक्स को लेकर गिर पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर एरिक को लेकर सीधा जेन फोस्टर के घर पर पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने पिता का ध्यान रखना चाहिए। तब वहां पर जेन कहती कि मेरे पिता नहीं है, ये मेरे प्रोफेसर हैं। और उसी बीच हमें दिखाई जाती है एक प्यारी सी लव स्टोरी जेन फोस्टर और थॉर के बीच में। वो दोनों ही अपने घर से बाहर निकलकर एक छोटे से बॉनफायर के पास में बैठते हैं और अपनी बीती हुई बातों को आपस में शेयर करते हैं। तभी वहां पर जेन फोस्टर थॉर से पूछती है कि आखिर तुम कहां से आए हो। तब थॉर कहता है कि मैं 9 रियासतों में एक रियासत का राजा बनने वाला था, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। तब वहां पर जेन फोस्टर पूछती है कि आखिर ये 9 रियासतें क्या है। तो वहीं पर थॉर उसकी कॉपी में एक छोटा सा डायग्राम बनाता है, जिसके अंदर वो जिक्र करता है एसगार्ड, मिडगार्ड, वैनहाइम, एल्फहाइम, योटनहाइम, स्वाटलफाइम, मेस्फेलाइन और निडावेलिर। उसके अंदर से वो बताता है कि मिडगार्ड यानी कि अर्थ है और एसगार्ड यानी कि जहां से मैं आया हूँ। वहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एसगार्ड, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अब लॉकी अपने पिता ओडिन के पास में बैठा होता है और ओडिन अब एक डीप स्लीप के अंदर सोए हुए होते हैं, क्योंकि उनको एक अटैक आया होता है, लेकिन वो मरे नहीं होते हैं। वहीं पर उसी वक्त लॉकी की माँ भी आ जाती है और लॉकी की माँ एक जादूगरनी होती है। उसी की वजह से लॉकी ने काफी सारी जादूगरी की कलाएं सीखी होती हैं। लॉकी को अपने भाई थॉर पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो ये समझता था कि वो थॉर से ज्यादा काबिल और उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इसी की वजह से उसे ही राजा बनना चाहिए था। लेकिन क्योंकि थॉर असली ओडिन का बेटा था, इसकी वजह से ओडिन हमेशा से ही थॉर को राजा बनाना चाहते थे। इसी वजह से लॉकी वहां पर एक चाल चलता है और सोचता है कि अगर मैं उन फ्रॉस्ट जायंट की मदद से ओडिन को ही मरवा दूं तो मैं इस पूरे एसगार्ड का नया राजा कहलाऊंगा। इसी वजह से वो जाता है सीधा उस वेपन चेम्बर में और वहां से चुरा लेता है कैस्केट
ऑफ एशियन वेंटर गैजेट को, और उसकी मदद से वो सीधा पहुंचता है हाइमडाल के पास में, क्योंकि हाइमडाल ओडिन का एक बहुत ही वफादार सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए वो बिना ओडिन की इजाजत के किसी को भी बायफ्रॉस्ट में जाने की इजाजत नहीं दे सकता था। इसी वजह से वहां पर लॉकी ने कैस्केट ऑफ एशियन विंटर की मदद से हाइमडाल को बर्फ में जमा दिया और उसकी तलवार यानी कि हॉफन को लेकर बायफ्रॉस्ट का दरवाजा खोल दिया और सीधा योटनहाइम में जाकर पहुंचा, और योटनहाइम में सीधा जाकर लॉफी से मिला और उसे बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक सौदा लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरे पिता ओडिन को जान से मार दो तो मैं तुम्हें बदले में मिडगार्ड दे दूंगा। इसकी वजह से मैं एस्गार्ड का पूरा किंग कहलाऊंगा और तुम्हें भी मिडगार्ड पूरी तरीके से मिल जाएगा। इस बात से लॉफी एग्री करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिता ओडिन को जान से मार दूंगा। और ये बात कहकर लॉकी फिर से अपने घर एस्गार्ड में आ जाता है, लेकिन इस बात का पता थॉर के दोस्तों को लग जाता है कि लॉकी कोई एक बड़ी चाल चल रहा है, और इसकी वजह से वो सीधा लॉकी के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम क्या सोचते हो कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ से योटनहाइम भी गए थे और एक बहुत ही बड़ी चाल चल रहे हो। तब वहाँ पर लॉकी कहता है कि अब मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और जो मुझे सही लगेगा मैं सिर्फ वही करूंगा। इस बात से थॉर के सभी दोस्त काफी नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें इन सभी बातों का खुलासा थॉर के सामने कर देना चाहिए। थॉर की पूरी टीम थॉर को इस बात का खुलासा करने के लिए अर्थ पर आती है और थॉर को सारी सच्चाई बताती है कि आखिर तुम्हारे पिता मरे नहीं, वो जिंदा है, और ये चाल थी लॉकी की। वो चाहता था कि बायफ्रॉस्ट के जरिए पूरी की पूरी योटनस्टीन इस एस्गार्ड में आ जाए और साथ ही हमारे राजा यानी कि ओडिन पर हमला करके उन्हें जान से मार दे और फिर लॉकी इस पूरे एस्गार्ड का राजा बन जाए। इस बात से थॉर को काफी गुस्सा आता है और वो लॉकी को मारने के लिए वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि इस बात का पता लॉकी को चल गया था कि उसके सारे दोस्त मिलकर अर्थ पर थॉर को सब कुछ सच बताने गए हैं, इसी की वजह से लॉकी सीधा पहुंचता है वेपन चेंबर में और वहां पर डिस्ट्रॉयर को एक्टिवेट कर देता है और ये कमांड देता है कि तुम्हें अर्थ पर जाकर थॉर और थॉर की पूरी टीम का खात्मा कर देना है। और सीधा डिस्ट्रॉयर पहुंचता है अर्थ पर, जहां उसे मिलती है थॉर और थॉर की पूरी टीम। वहां पर थॉर की टीम थॉर का साथ देती है और डिस्ट्रॉयर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रॉयर ऊरू मेटल से बना होता है, इसकी वजह से उसमें काफी ज्यादा शक्तियां होती है और वो पूरी टीम डिस्ट्रॉयर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाती। और तभी वहां पर थॉर बीच में आ जाता है और कहता है कि डिस्ट्रॉयर, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, तुम मुझसे अपना बदला लेना चाहते हो, इसलिए मेरे सभी दोस्तों को छोड़ दो और सीधा आकर मुझसे लड़ो। लेकिन क्योंकि अब थॉर के पास में उसकी शक्तियां बिल्कुल भी नहीं होती, वो सिर्फ एक इंसानी रूप में होता है, और जब वहां पर डिस्ट्रॉयर थॉर पर एक जोर का वार करता है तो थॉर काफी दूर जाकर गिरता है और थॉर अपने इसी सैक्रिफाइस की वजह से फिर से अपनी वर्दीनेस पा लेता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की खातिर, उनकी जान बचाने की खातिर अपने आप को आगे ला दिया था और डिस्ट्रॉयर से लड़ने लगा था। इसी की वजह से मैक्सिको में पड़ा थॉर का म्योनीर भी अब थॉर के पास में वापस आ जाता है, और जैसे ही म्योनीर थॉर के हाथ में आता है तो उसकी सारी शक्तियां यानी कि जो गॉड ऑफ थंडर वाली जो पूरी शक्तियां होती है वो थॉर के अंदर समा जाती है और थॉर फिर से अपना नया रूप ले लेता है और डिस्ट्रॉयर को एक मिला के अपने हथौड़े की देता है और डिस्ट्रॉयर वहीं पर धूल चाट जाता है। और फिर थॉर और उसकी पूरी टीम वापस से एस्गार्ड लॉकी को रोकने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लॉकी ने हाइमडाल को भी जमा कर उसका रास्ता रोक दिया है। लेकिन क्योंकि हाइमडाल उस पूरे बायफ्रॉस्ट का एक ऐसा चौकीदार था जो किसी भी आई भी मुसीबत को झेलने में सक्षम था, और वो अपने उस बर्फ में जमे हुए शरीर को फिर से तोड़कर वहां पर बायफ्रॉस्ट का रास्ता थॉर और थॉर की टीम के लिए खोल देता है। बायफ्रॉस्ट खुलने की वजह से जब थॉर की टीम तो एस्गार्ड में आती है, उसी की वजह से योटन्स की टीम भी पूरी की पूरी एस्गार्ड में आ जाती है, और जब योटन्स मिलकर ओडिन पर हमला करने लगते हैं तो वहां पर लॉकी एक डबल गेम खेल देता है और सीधा उन योटन्स के राजा यानी कि लॉफी को जान से मार देता है खुद ओडिन की आंखों के सामने, ताकि ओडिन को ऐसा लगे कि मेरा बेटा लॉकी भी इस काबिल है एस्गार्ड का राजा बनने के लिए। और यही रीजन था कि अब लॉकी चाहता था कि वो योटन्स और पूरी की पूरी योटनहाइम को ही बायफ्रॉस्ट की मदद से नष्ट कर दे। और जब लॉकी सीधा पहुंचता है बायफ्रॉस्ट में एक्टिवेट करने के लिए हाई कमांड पर, जिससे कि उसमें एक ऐसी बीम निकले जो कि पूरे योटनहाइम रियासत को ही नष्ट कर दे, लेकिन उसी बीच वहां पर थॉर आ जाता है और लॉकी को रोकने लगता है। लेकिन क्योंकि लॉकी के अंदर काफी सारी दैविक शक्तियां, काफी सारी जादूगरी की कलाएं होती है, इसलिए वो थॉर से लड़ने लगता है। लेकिन थॉर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं पूरा का पूरा बायफ्रॉस्ट ही तोड़ दूंगा, और वो अपने म्योनीर को उस पूरे बायफ्रॉस्ट के बीच के मेन पुल पर दे मारता है, जिसकी मदद से वहां का पुल तो टूट जाता है
और बायफ्रॉस्ट का रास्ता भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। बायफ्रॉस्ट से जो बीम निकल रही थी, जो योटनहाइम पर गिर रही थी, वो भी रुक जाती है और वो हादसा वहीं पर टल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लॉकी और थॉर की लड़ाई में अब थॉर भी उस पूरे ब्रिज से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर ओडिन की एंट्री होती है और वो थॉर और लोकी को उस पुल से गिरते टाइम बचा लेते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर थॉर तो ओडिन का हाथ पकड़कर ऊपर आने लगता है, लेकिन लॉकी वहां पर ये सोचता है कि मैं इस काबिल नहीं था कि एसगार्ड का राजा बन सकूं, और इसी के चलते वो अपना हाथ थॉर के हाथ से छुड़ा लेता है और उस ब्रिज से अपने आप की जान ले लेता है, यानी कि उस ब्रिज से खुदकुशी कर लेता है। इस वक्त हमें तो ऐसा लगता है कि लॉकी मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका पता हमें आगे चलता है। लॉकी के मर जाने के बाद सभी को लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो ओडिन आकर थॉर से कहते हैं कि अब तुम राजा बनने के लायक हो और मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहां पर थॉर कहता है कि नहीं पिताजी, अभी मैं राजा बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे अभी उन 9 रियासतों यानी कि इस पूरी दुनिया को, पूरी गैलेक्सी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना है और भी ज्यादा जानना है बाकी सभी लोगों के बारे में, और जब मैं राजा बनना चाहूंगा तब मैं खुद ही आपके पास में आ जाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाई जाती है शील्ड फैसिलिटी, जिसके डायरेक्टर होते हैं निक फ्यूरी, जिनके पास में होता है एक कॉस्मिक क्यूब। अभी कॉस्मिक क्यूब टेसरेक्ट ही है और इसकी एनालिसिस के लिए निक फ्यूरी बुलाते हैं अपनी शील्ड फैसिलिटी के अंदर एरिक सेल्विक को और कहते हैं कि क्या आप इसके ऊपर अपनी शोध जारी रख सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लॉकी फिर से जिंदा होकर वहां पर आ जाता है और एरिक सेल्विक का माइंड कंट्रोल कर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं इस पर अपनी शोध जरूर करूंगा। और इसी के साथ कंप्लीटली थॉर मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि इस सीरीज का अगला पार्ट कैप्टन अमेरिका होने वाला है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका मूवी में ही पहली बार टेसरेक्ट का जिक्र हुआ था। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में इस सीरीज का अगला पार्ट यानी कि कैप्टन अमेरिका अपने चैनल पर जल्द ही लेकर आऊंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं सीधा अगले वीडियो। So, hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Thor: The Dark World. ये MCU यानी कि Marvel Cinematic Universe की 8वीं मूवी है। So without wasting time, let's start the movie. इस कहानी की शुरुआत होती है थॉर के पिता ओडिन और ओडिन के पिता बॉर से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफी सालों पहले बॉर की लड़ाई हुई थी मेलिकत के साथ में, जिसने ईथर नाम के एक वेपन से पूरी की पूरी 9 रियासतों पर हमला करने का सोचा था। लेकिन क्योंकि बॉर एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, तो वो वहां पर पूरी की पूरी मेलिकत और मेलिकत की टीम को, जो कि थे स्वाटलफाइम में, उन्हें वहीं पर हराकर उस ईथर को भी उसी की कहीं जमीन की गहराइयों में छुपाकर वहां से चले जाते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर बॉर के प्रकोप से बचने के लिए मेलिकत अपने लेफ्टिनेंट एल्ग्रिम के साथ में एक जगह पर डीप स्लीप के लिए चला जाता है, ताकि जब भविष्य में फिर से 9 रियासतें एक ही सीक्वेंस के अंदर फिर से वापस आए तो वो अपने अधूरे काम को फिर से पूरा कर सके। और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है हमारे प्रेजेंट डे में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब थॉर लोकी को बंदी बनाकर एसगार्ड में लेकर आया है ओडिन के सामने। ये वही सीन होता है जो कि हमने MCU के 6th मूवी यानी कि द एवेंजर्स में देखा था, जब वहां से थॉर लोकी को पकड़कर सीधा एसगार्ड में लेकर आता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर अपने सभी खास दोस्तों, जिनका नाम होता है वॉल्स्टैग, सिफ, फेंजल, होगन, उन सभी के साथ में वेर्नहाइम के अंदर एरोडस नाम के एक बड़े ही दुश्मन के साथ में काफी तगड़ी लड़ाई कर रहा होता है। थॉर वहां पर अपने सभी दोस्तों के साथ लड़ाई करने इसीलिए आया था क्योंकि वो उसके खास दोस्त होगन का एक घर था। वैसे तो ये लड़ाई 9 रियासतों के अंदर आखिरी लड़ाई होने वाली थी, ताकि उसके बाद के अंदर सभी 9 रियासतों के अंदर एकदम शांति छा जाए। लेकिन अब ऐसा होगा या नहीं, ये हमें आगे इस कहानी में पता चलेगा। और साथ ही यहाँ पर ये पता चलता है कि बायफ्रॉस्ट भी अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि जब हमने इस पूरी की पूरी MCU सीरीज का 4th पार्ट देखा था यानी कि द थॉर, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बायफ्रॉस्ट को थॉर अपने हथौड़े के साथ में तोड़ देता है ताकि वो उस पूरी दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता रोक सके। लेकिन अब यहाँ पर उन सभी की यानी कि एसगार्ड वाले लोगों की मदद से बायफ्रॉस्ट को फिर से बना लिया जाता है। यहाँ एसगार्डियंस को फिर से आभास हो जाता है कि 9 रियासतें फिर से वापस से उसी सीक्वेंस में आने वाली है जिस प्रकार एक बार कभी बॉर और मेलिकत के टाइम में आई थी, जिस वजह से इन 9 दुनियाओं को आपस में जोड़ने वाले छुपे हुए पोर्टल्स भी कहीं ना कहीं दिखने लगेंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लंदन की तरफ, जहाँ में दिखाई जाती
जाती है एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम है जेन फोस्टर, और वहीं पर वो अपनी असिस्टेंट जिसका नाम है डार्सी, वो वहीं पर एक अबैंडन फैक्ट्री में जाते हैं जहां वो डिस्कवर करते हैं वही पोर्टल्स जिनकी बातें एसगार्डियंस कर रहे थे। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि उन पोर्टल्स के आसपास फिजिक्स के कुछ भी लॉज काम नहीं करते, और जो भी चीज हम उसके अंदर डालते हैं न जाने वो कौन से वाली रियासत के अंदर जाके गिरते हैं, क्योंकि वो पोर्टल्स आपस में एक दूसरे से सभी की सभी 9 रियासतों से कनेक्टेड थे। और इसी दौरान वहां पर जेन का बैलेंस बिगड़ता है और वो भी उसी पोर्टल्स में से एक पोर्टल के अंदर पहुंच जाती है, और जेन जाकर सीधा पहुंचती है स्वाटलफाइम में, जिसके अंदर गलती से वो ईथर पूरी की पूरी तरीके से जेन फोस्टर के अंदर समा जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है बायफ्रोस्ट के सबसे खतरनाक चौकीदार जिसका नाम है हाइमडाल, और हाइमडाल की नजरों से कुछ भी छपा नहीं होता। दुनिया में चल रही घटनाओं और साथ ही दुनिया में चल रहे सभी लोगों पर हाइमडाल की कड़क नजर होती है, और जब उसे पता चलता है कि वहाँ से जेन फोस्टर जो कि एक तरीके से थॉर की गर्लफ्रेंड ही है, वो अब उसकी नजरों से दूर हो चुकी है। जब ये बात वो थॉर को बताता है तो थॉर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जेन फोस्टर को लेकर काफी चिंतित हो जाता है, और वो बायफ्रोस्ट का यूज करके वापस से मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आ जाता है जेन फोस्टर को ढूंढने के लिए। हालांकि जिस वक्त थॉर मिडगार्ड यानी कि पृथ्वी पर आता है उस वक्त तक फिर से जेन फोस्टर अपनी दुनिया में वापस आ चुकी होती है, और जब वहाँ पर थॉर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंचता है तो जेन को काफी गुस्सा आता है और वो थॉर को एक चमाट लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है, और जब पुलिस फोर्स जेन फोस्टर को ऐसा करने से रोकती है और जब वो उसे टच करती है तब वहाँ पर अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक जोर का धमाका होता है और सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं, जिस वजह से थॉर को ये लगने लगता है कि ईथर अब पूरी तरीके से जेन फोस्टर के अंदर समा चुका है और इस पृथ्वी में उस पूरे ईथर का कोई भी इलाज नहीं है। इसी की वजह से थॉर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जेन फोस्टर को अपने साथ में बायफ्रॉस्ट की मदद से फिर से एसगार्ड ले आता है। वहां पहुंचने पर ओडिन को आखिरकार ये पता चल ही जाता है कि जेन फोस्ट के अंदर ईथर की प्रेजेंस है, और ईथर की प्रेजेंस होने के कारण से अब जेन फोस्टर की जिंदगी पर भी बात आ चुकी थी, वो भी अब कभी भी मर सकती थी, और साथ ही वहाँ पर डार्क एल्फ के फिर से जिंदा होने की यानी कि उनके डीप स्लीप से वापस आने के 100% चांसेस आए थे। और तभी इस कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि ईथर के रिलीज होने से वहाँ पर मेलिकत भी फिर से होश में आ जाता है यानी कि डीप स्लीप से बाहर आ चुका होता है। अब क्योंकि डार्क एल्फ मेलिकत काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो अपने खास लेफ्टिनेंट यानी कि एल्ग्रिम को अपने पास बुलाता है और उसकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसे भेज देता है सीधा एसगार्ड पर उन सभी एसगार्डियंस पर हमला करने के लिए और साथ ही ईथर को अपने पास वापस लेकर आने के लिए। मेलिकत एल्ग्रिम का यूज करता है ताकि वो बाकी सभी एसगार्डियन को उससे दूर रख सके और साथ ही वो खुद ढूंढने लग जाता है कि आखिरकार ईथर कहाँ है और उसे पता चल जाता है कि पूरा का पूरा ईथर अब जेन फोस्टर के अंदर समा चुका है। उन सभी के बीच में एक बहुत ही क्लासिक कूल फाइट हमें देखने को मिलती है, लेकिन जेन फोस्टर को बचाने के चक्कर में थॉर की माँ फीगा बीच में आ जाती है और मेलिकत के द्वारा वहाँ पर फीगा मारी जाती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एसगार्डियन फोर्स आ जाती है और मेलिकत और एल्ग्रिम के सामने अब उनसे बचने का और भी कोई रास्ता नहीं होता। इसी वजह से उन्हें बिना ईथर जेन फोस्टर से निकाले हुए वहाँ से भागना पड़ता है। अपनी माँ फीगा की डेथ हो जाने की वजह से थॉर को मेलिकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब क्योंकि ओडिन ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि एसगार्ड से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन थॉर तो भाई थॉर है और वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था, इसीलिए वो सीधा जाकर लॉकी से मिलता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे एसगार्ड से बाहर निकलवा सकते हो, क्योंकि मुझे मेरी माँ फीगा का बदला लेना है मेलिकत से। अब क्योंकि हालांकि फीगा जो माँ थी वो थॉर की भी थी और लोकी की भी थी, और जब ये बात लोकी को पता चलता है कि एल्ग्रिम ने उसकी माँ को मारा है तो वो भी अब मेलिकत से बदला लेने के लिए थॉर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं पर थॉर अपने बाकी साथियों की मदद से एसगार्ड से एस्केप हो जाता है। उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मेलिकत जेन के अंदर से पूरा का पूरा ईथर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारा कुछ वाकया थॉर अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। और जब ईथर पूरी तरीके से जेन फोस्टर से निकल जाता है तो वो अपने म्योनेर की मदद से एक बहुत ही जोर की बिजली कड़काता है और ईथर को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ईथर की काफी शक्तियाँ होती है। इसी की वजह से थॉर अपनी इलेक्ट्रिकल पावर के साथ में भी ईथर को नष्ट नहीं कर पाता और तभी हम देखते हैं कि मेलिकत अपनी पूरी शक्तियों को ईथर के साथ में मिला लेता है और एक तरीके से ईथर के साथ में अपना फ्यूजन कर लेता है और मोल्ड होकर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसका सामना अब कोई भी नहीं कर सकता। इसी के साथ में मेलिकत को उसे उसकी शक्तियां मिल जाती है और वो फिर से 9 रियासतों के एकजुट
एकजुट होने का इंतजार करता है और फिर से उन 9 रियासतों का राजा बनने के लिए अपने शिप में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लॉकी को एल्ग्रिम पूरी तरीके से घायल कर देता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर हमें इस कहानी का बहुत ही सैड सीन दिखाया जाता है कि लॉकी जो हर बार अपनी चालें चलता था थॉर को हराने के लिए, लेकिन इस बार वो थॉर का बचाव और उसका साथ देने के लिए उसके साथ में आता, लेकिन एल्ग्रिम के साथ लड़ते वक्त वो अपनी जान थॉर के हाथों में गवा बैठता है। और वहीं पर हमें इस पूरी कहानी का गेम चेंजर प्लान भी दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर थॉर और जेन फोस्टर को स्वाटलफाइम यानी कि उस 9वीं रियासत में से एक रियासत का एक पोर्टल मिल ही जाता है, जहाँ पर वो उस पोर्टल में जाकर दूसरी किसी दुनिया के अंदर पहुंच सकते थे। अब यहाँ पर जेन फोस्टर अपना दिमाग यूज करती है और वो थॉर को लेकर सीधा पहुंचती है लंदन में अपने खास वैज्ञानिक एरिक सेल्विक और साथ ही असिस्टेंट डार्सी के पास में। अब यहाँ पर इस कहानी की सबसे खास बात का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि मेलिकत को पूरी की पूरी 9 रियासतों पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा सेंटर चूज करना पड़ेगा जहाँ से वो उन सभी 9 रियासतों के सेंटर में आ सके और वहीं पर वो ईथर के साथ में इन पूरी 9 रियासतों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और इसी को रोकने के लिए थॉर की मदद करते हैं वहाँ पर जेन फोस्टर, डार्सी लुइस और साथ ही एरिक सेल्विक और उनका एक और असिस्टेंट। वो सभी अपने साथ में कुछ टेक्निकल वेपन्स लेकर सीधा उसी सेंटर यानी कि ग्रीनविच पर पहुंचते हैं, जहाँ पर मेलिकत ईथर के साथ में पहुंचने वाला था। और वहीं पर हम देखते हैं कि मेलिकत की फोर्स और थॉर के बीच में एक बहुत ही तगड़ी और कूल फाइट होती है। लेकिन उसी लड़ाई के बीच में एक और पोर्टल खुल जाने की वजह से वहाँ से मेलिकत और थॉर एक दूसरी रियासत में पहुंच जाते हैं और इसी की वजह से वहाँ पर मेलिकत को भी ईथर का यूज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्योंकि थॉर काफी चालाक था और वो अपने सभी दोस्तों का यूज करते हुए, उन सभी पोर्टल्स का यूज करते हुए वहाँ पर पूरा का पूरा यानी कि मेलिकत का जो शिप था उसी मेलिकत पर दे मारता है, जिसकी वजह से ईथर मेलिकत के शरीर से पूरा का पूरा इजोलेट हो जाता है और वहाँ पर मेलिकत की मौत हो जाती है। और इसी के साथ में ये लड़ाई कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि थॉर फिर से एसगार्ड में पहुंचता है अपने पिता ओडिन के पास में और ओडिन अपने बेटे थॉर को कहते हैं कि अब तुम्हें राजगद्दी संभाल लेनी चाहिए। लेकिन तब थॉर अपने पिता ओडिन से कहता है कि नहीं, मैं अभी भी इस लायक नहीं हूँ कि मैं अभी भी इस गद्दी को संभाल पाऊँ। पता नहीं ये थॉर कब जाकर अपनी गद्दी संभालेगा। थॉर 1 के अंदर भी ओडिन जब उससे कहते हैं कि गद्दी संभाल लो तब भी मना कर देता है और इस बार भी मना कर देता है। लेकिन तब हमें इस कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। उस गद्दी पर ओडिन नहीं बल्कि लॉकी बैठा होता है। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाते हैं वॉल्स्टैग और सेफ, जो कि सीधा पहुंचते हैं एक द कलेक्टर नाम के इंसान के पास में और उसे जाकर ईथर यानी कि द रियलिटी स्टोन दे देते हैं और उसे कहते हैं कि एसगार्ड में ऑलरेडी एक स्टोन यानी कि द टेसरेक्ट मौजूद है और साथ ही 2 स्टोन्स का एक ही जगह पर होना एक आम बात नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन को आप अपने पास में सुरक्षित रखें। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद में कलेक्टर ये मेंशन करता है कि 1 आ चुका है, 5 और बाकी हैं, जिससे ये बात तो साफ साफ क्लियर हो चुकी थी कि MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ में थॉर द डार्क वर्ल्ड की कंप्लीट मूवी यहाँ पर खत्म होती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में मैं इस मूवी यानी कि MCU सीरीज का अगला और 9th पार्ट यानी कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। So hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Thor Ragnarok. ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 17th मूवी है। So without wasting time, let's start the movie. इस कहानी की शुरुआत होती है थॉर से, जो कि अब सोकोविया के 2 साल बाद भी इन्फिनिटी स्टोन के बारे में जानने के लिए ढूंढ रहा होता है उन्हें। और तभी वो पहुंचता है हेल में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है फायर स्कल से, जिसका नाम होता है सर्टर। सर्टर थॉर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ओडिन के बेटे हो और तुम एसगार्ड से आए हो, लेकिन अब ओडिन वहां पर नहीं है, वो अब एसगार्ड से कहीं दूर है और साथ ही कुछ ही टाइम में अब एसगार्ड भी नहीं बचेगा। जब मेरे पास में इटर्नल फ्लेम यानी कि अनंत अग्नि होगी तो मैं उसकी सहायता से अपने आप को रैग्नारॉक में बदल दूंगा और पूरी की पूरी 9 रियासतों में से एक रियासत यानी कि एसगार्ड को धूल में मिला दूंगा। थॉर को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सर्टर ये भी रिवील करता है कि मुझे मेरी सारी ताकतें मेरे क्राउन से मिलती है, यानी कि मेरे सींग ही हैं जो मुझे मेरी असली शक्ति प्रोवाइड करते हैं। और तभी वहां पर थॉर अपना हाथ आगे करता है
और उसका म्यूनिर यानी कि उसका हथौड़ा उसके पास आ जाता है और वो अपनी जंजीरों से रिहा होकर वहां पर उससे लड़ने लगता है। और तभी सर्टर वहां पर अपनी टीम को भी बुला लेता है जिसमें कुछ अजीबोगरीब क्रीचर्स होते हैं जो कि लावा से धधक रहे होते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि थॉर तो थॉर है और वो अपने हथौड़े का यूज करता हुआ उन पूरी की पूरी टीम को धूल में मिलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस पूरे हेल का एक सबसे बड़ा क्रीचर जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है वो भी अब थॉर के पीछे लग जाता है। लेकिन थॉर उससे बचने के लिए अपने हैमर के साथ उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसी मूवमेंट पे वहां पर वो ड्रैगन थॉर को पकड़ ही लेता है। लेकिन तभी थॉर अपनी चालाकी का यूज करता है और अपने हैमर को ड्रैगन के मुंह में रख देता है। उसी बीच सर्टर भी वहां पर आ जाता है और थॉर से लड़ने लगता है। लेकिन थॉर अपने म्योनीर की मदद से सर्टर को मार देता है और साथ ही उसका मुखौटा यानी कि जो उसका क्राउन होता है उसे भी तोड़ देता है और एक जंजीर के साथ में अपनी कमर पर बांध लेता है और जोर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोल दो। और यहीं पर हमें इस कहानी का एक और नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है स्कर्ज। और स्कर्ज वहां पर कुछ हसीन मलिकाओं के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उसे तो ये पता भी नहीं होता कि थॉर मुझे हेल से चिल्लाकर बुला रहा है। हालांकि वहां पर हाइमडाल को होना चाहिए था लेकिन हाइमडाल उस मोमेंट पे वहां पर नहीं होता। अब क्योंकि बायफ्रॉस्ट जो कि एसगार्ड का एक ऐसा वेपन है जो कि किसी भी इंसान को किसी भी जगह पर पोर्ट कर सकता है। लेकिन वहां बैठी उन मलिकाओं को ये आवाज आ जाती है कि थॉर वहां पर उस दरवाजे को खोलने की बात स्कर्ज से कहना चाहता है। वो स्कर्ज को इंडिकेट करती है और तभी वहां पर स्कर्ज हाइमडाल की तलवार उठाता है और उस पोर्टल के अंदर फिट कर देता है जिससे वहां पर थॉर उस पोर्टल से वापस से एसगार्ड आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो जो ड्रैगन था वो थॉर के पीछे ही पड़ा हुआ था तो वो भी उस एसगार्ड में आने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि बायफ्रॉस्ट का जो पोर्टल था वो इतना शक्तिशाली था कि वो एक झटके में खुलता था और एक ही झटके में बंद होता था। अब क्योंकि उस ड्रैगन का मुंह थॉर तक पहुंच ही चुका था तो वो भी उस ड्रैगन के धड़ से अलग हो जाता है और उसकी गर्दन वापस से एसगार्ड के अंदर आकर गिर जाती है। और तभी थॉर वहां पर स्कर्ज से हाइमडाल के बारे में पूछता है। लेकिन स्कर्ज उसे बताता है कि उसने ओडिन के साथ में गद्दारी करी थी और इसी की वजह से लॉकी ने उसे उसकी जॉब से डिसइंटीग्रेट कर दिया है। अब आज से बायफ्रॉस्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और इस बात को सुनकर थॉर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने हथौड़े को घुमाता हुआ बायफ्रॉस्ट से निकलकर उड़ता हुआ सीधा पहुंच जाता है एसगार्ड के मेन प्लेस पर जहां पर उसे दिखाई देते हैं ओडिन जो कि असली ओडिन नहीं होते हैं। और साथ ही वहां पर एक प्ले भी चल रहा होता है जिसमें नकली थॉर, नकली लोकी और साथ ही नकली ओडिन भी होते हैं। और उस प्ले के अंदर ये दिखाया जाता है कि लॉकी एक बहुत ही महान है और उसने अपनी महानता के चलते अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि ये बात थॉर को पता थी कि वो असली ओडिन नहीं है क्योंकि सर्टर ने थॉर से ये कहा था कि अब ओडिन एसगार्ड में नहीं कहीं और है। और इसी बात का प्रूफ करने के लिए वो अपने हैमर को उठाता है और सीधा लॉकी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम मुझे सच्चाई बता दो। अब क्योंकि लॉकी ओडिन के रूप में होता है तो वो अपनी सच्चाई थॉर के सामने उजागर नहीं करता और इसी बात को पता लगाने के लिए वहां पर थॉर अपने हथौड़े को आसमान में फेंक देता है और अपने हाथ से ओडिन यानी कि लॉकी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा हथौड़ा मेरे पास में हमेशा आता है और अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा मुंह मेरे हथौड़े से चकनाचूर हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि थॉर का हथौड़ा उड़ते हुए थॉर के हाथ में आने ही लगता है। इस बात से लॉकी एकदम घबरा जाता है और फिर से ओडिन के शरीर से अपने शरीर में आ जाता है। और तभी वहां पर सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो अब तक ये लग रहा था कि वहां पर ओडिन जिंदा है, लेकिन जब लॉकी अपने असली रूप में आता है तो सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। और तब लॉकी थॉर से कहता है कि आखिर मेरे पिताजी कहाँ पर है, तुमने उनके साथ में क्या किया। और वो लॉकी की ओर बढ़ने लगता है। लॉकी एकदम पीछे पड़े सोफे पर गिर जाता है और थॉर अपना हैमर लॉकी के सीने पर रख देता है और उसे पूछता है कि मुझे अगर तुमने नहीं बताया कि मेरे पिताजी कहाँ हैं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी वहां पर लॉकी थॉर से कहता है कि मुझे एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता लेकिन मैं ओडिन यानी कि हमारे पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। और वहीं अगले सीन में हमें
हमें थॉर और लॉकी दिखाए जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि अब हमारी ही तरह यानी कि आम इंसानों की तरह एक आम पोशाक में होते हैं। लेकिन तभी वहां पर जमीन में से एक पोर्टल खुलता है और लॉकी उस पोर्टल में चला जाता है और तभी वहां पर थॉर को एक चिट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है 77A ब्लिकर स्ट्रीट। ये एड्रेस पाकर थॉर इसी एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं। वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर से पूछते हैं कि आखिर तुम इस पृथ्वी पर क्यों आए हो। तब वहां पर थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ, क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो। तब वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें उनका पता बता दूं तो क्या तुम अपने साथी और साथ ही बाकी सभी दूसरी दुनिया से आए लोगों को अपने साथ एसगार्ड वापस ले जाओगे। तब थॉर इस बात से एग्री करता है और तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ घुमाता है और लॉकी फिर से थॉर के सामने आ जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा पोर्टल खोलता है जिसके अंदर थॉर और साथ ही लोकी पहुंचते हैं सीधा टॉन्ग्सबर्ग के नॉर्वे शहर में और वहां पर उन्हें ओडीन मिल जाते हैं। ओडीन को पाकर थॉर काफी खुश होता है, लेकिन तब वहां पर ओडीन थॉर और लोकी से कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है, अब मुझे इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। साथ ही वहां पर थॉर ओडीन को बताता है कि मैंने फायर स्केल यानी कि द रैग्नारोक जो कि सर्टर के रूप में था, मैंने उसे मारकर खत्म कर दिया है। अब हमें उससे डरने की कोई भी चिंता नहीं। लेकिन तब वहां पर ओडीन बताता है कि रैग्नारोक ने जो भविष्यवाणी करी है वो सच जरूर होगी। वहीं पर ओडीन थोर को हेला के बारे में भी बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हेला जो कि मौत की देवी है, द ऑनर ऑफ डेथ, वो किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकती है। हालांकि मैंने उसे कैद कर रखा था, लेकिन अब मैं ज्यादा देर उसे कैद नहीं कर पाऊंगा। तब वहां पर थॉर ओडीन से पूछता है कि क्या ये हमारे एसगार्ड के लिए खतरा है। तो वहां पर ओडीन थॉर से कहते हैं कि हाँ जरूर, लेकिन इसका मुकाबला तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। और ये कहकर वो एक गोल्डन ओरा के अंदर तब्दील हो जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ओडीन के ही रहते हुए हेला अपनी जंजीरों यानी कि अपनी जेल में कैद थी और जब ओडीन ही नहीं रहे तो वो भी अपनी उस कैद से आजाद हो जाती है और आजाद होकर सीधा थॉर और लोकी के सामने आ जाती है। हेला को सामने देख थॉर और लोकी भी अपने असली रूप में आ जाते हैं और हेला से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हेला थॉर और लोकी से कहती है कि मेरे आगे झुको, लेकिन इस बात से थॉर मना कर देता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है और उसी के चलते वो अपना हथौड़ा उठा के हेला की तरफ फेंकता है। लेकिन हेला अपने हाथ से एक ही वार के अंदर उस हथौड़े को तोड़ देती है और चकनाचूर कर देती है। इस बात से थॉर काफी हैरान हो जाता है और लॉकी के मन में भी डर बैठ जाता है। लॉकी को ये लगने लगता है कि अगर ये थॉर का हथौड़ा चकनाचूर कर सकती है तो हमारा क्या हाल कर सकती है। इसी वजह से वो अब स्क्रच को बुलाने लगता है जो कि उसी ने ही एम्प्लॉय किया था। अब वहां पर जब स्क्रच उस बायफ्रॉस्ट को ओपन करता है तो थॉर और लॉकी उस बायफ्रॉस्ट की मदद से वापस से एसगार्ड में आने लगते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए हेला भी बायफ्रॉस्ट के रास्ते में पहुंच जाती है और थॉर को और साथ ही लोकी को धक्का मारकर उस बायफ्रॉस्ट के रास्ते से अलग कर देती है और सीधा पहुंच जाती है एसगार्ड में। लेकिन वहीं बायफ्रॉस्ट पर वॉलस्टेक और साथ ही फेंजल होते हैं जो कि हेला से मुकाबला करते हैं। अब क्योंकि हेला मौत की देवी होती है तो वो उन दोनों को वहीं पर जान से मार देती है और वो स्क्रच को भी मारने वाली होती है, लेकिन स्क्रच उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। तब हेला उससे कहती है कि तुम काफी होशियार हो और तुम्हें अपना दिमाग यूज करना काफी अच्छे तरीके से आता है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ और मेरे लिए काम करो। तब वहां पर स्क्रच हेला से मिल जाता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर थॉर ज़कार नाम के एक प्लेनेट पर गिरता है और साथ ही वहां पर काफी कचरा भी होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर एक दूसरा स्पेसशिप आता है और उसमें से कुछ अजीब टाइप के एलियंस निकलते हैं और वो थॉर पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जब थॉर उनसे लड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे याद आता है कि उसका हैमर तो अब उसके पास में है ही नहीं, लेकिन फिर भी थॉर के अंदर काफी सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है और उन्हीं के साथ में वो उन सभी एलियन से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उनमें से एक एलियन के पास में एक ऐसी अपग्रेडेड गन होती है जिसमें से एक स्टील नेट निकलता है और वो थॉर को वहां पर जकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक और स्पेसशिप आता है जिसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका कोड होता है स्क्रैपर 142 और वो वहां पर आकर उन सभी पर अपने स्पेसशिप के साथ में
काफी सारी फायरिंग करती है और साथ ही थॉर को अपने शिप में लेकर वहां से निकल जाती है और सीधा पहुंचती है उस ज़कार प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर यानी कि वहां के किंग के पास में और उसे थॉर को दे देती है। वहीं पर हम थॉर को एक कुर्सी से बंधा देखते हैं और उसके सामने आते हैं ग्रैंड मास्टर जिसे वल्करी ने उसके हाथों बेच दिया था 10 मिलियंस में। और वहीं पर ग्रैंड मास्टर ये रिवील करते हैं कि वो एक कॉन्टेस्ट चैंपियन नाम की एक रेसलिंग का गेम खेलते हैं और अब उन्हें एक उनका नया चैंपियन मिल गया होता है यानी कि थॉर। अब वो उनके लिए ही उस रेसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन तब थॉर ग्रैंड मास्टर से उस कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं एसगार्ड से आया हूँ और वापस से वहीं पर जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी थॉर की नजर लोकी पर पड़ती है और वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि लोकी भी मेरा ही भाई है और हम दोनों ही एसगार्ड से आए हैं। लेकिन तब लोकी ग्रैंड मास्टर के सामने थॉर को अपना भाई बताने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तो इसे पहचानता तक नहीं। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर थॉर को कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जरूर गॉड ऑफ थंडर हो। मेरे पास में तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम मेरे कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन में हिस्सा लेकर अगर उसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी मनचाही ख्वाहिश पूरी करूंगा और साथ ही तुम्हें एक स्पेसशिप भी दे दूंगा जो कि तुम्हें एसगार्ड तक पहुंचा सकता है। और ये बात सुनकर थॉर उसकी बात से एग्री करता है और उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर थॉर की मुलाकात इस कहानी के एक और नए कैरेक्टर से होती है जिसका नाम है रॉकमैन। और वहां पर रॉकमैन थॉर को ये बताता है कि ग्रैंड मास्टर के पास में एक चैंपियन है, हालांकि आज तक उससे कोई भी जीत नहीं पाया, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम उसे जरूर हरा पाओगे। और वहीं पर थॉर उस ग्रेट चैंपियन को हराने के लिए हथियार चुनता है और वो रॉकमैन को ये भी बताता है कि मेरे पास में एक हथौड़ा हुआ करता था, काश आज वो मेरे सामने होता तो वो चैंपियन मेरे आगे कभी भी टिक ही नहीं पाता। और वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्रिएटर यानी कि स्टैनले। वो वहां पर एक बार्बर के रूप में आते हैं और थॉर को एक नया लुक देते हैं और तभी हमें उस थॉर का एक बिल्कुल नया लुक दिखाई पड़ता है। उसके बाल पूरी तरीके से कट जाते हैं और दिखने में अब थोड़ा ज्यादा स्मार्ट भी लगता है। और वहीं दूसरी ओर हेला पहुंच चुकी होती है एसगार्ड में और वो एसगार्डियन के सामने आकर उन्हें ये ऐलान करती है कि मैं ही एसगार्ड की असली वारिस हूँ, ओडिन की पहली बेटी यानी कि मौत की देवता, और अगर तुम सभी अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे आगे घुटने टेको। लेकिन वहीं पर थॉर का एक फ्रेंड जिसका नाम होता है होगन, वो वहां पर उस हेला के सामने अपने घुटने टेकने से मना कर देता है और तभी वहां पर हेला और होगन की पूरी टीम के अंदर एक बहुत ही शानदार लड़ाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब क्योंकि हेला मौत की देवी होती है तो वो पलक झपकते ही होगन की पूरी टीम को मौत के घाट उतार देती है। और वहीं उसी मूवमेंट पे स्क्रच भी आ जाता है। तब वहां पर हेला स्क्रच को कहती है कि बेचारों ने इन सभी ने अपनी जान बेवजह ही गवा दी, अगर ये मेरे साथ में मिल जाते तो आज इन्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। और वहीं पर हेला स्क्रच को लेकर पहुंचती है एसगार्ड के मेन हॉल में और वो वहां पर एक तस्वीर को दिखाती है स्क्रच को और बताती है कि आज से कई साल पहले 9 रियासतों पर हमला करने के लिए मैं और ओडिन हम दोनों ने ही इन सभी से लड़ाई करी थी और साथ ही 9 रियासतों पर हुक्म करने ही वाले थे। लेकिन वहां पर ओडिन ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे और साथ ही मेरे सभी सैनिकों को एक जगह पर कैद कर दिया। और वहीं से हेला वहां एसगार्ड के एक खास वेपन चैम्बर में पहुंचती है जहां पर उसे कई सारे वेपन देखने को मिलते हैं और साथ ही हमें वहां पर कॉस्मिक क्यूब यानी कि टेसरेक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन तब वहां पर हेला कहती है कि ये कुछ खास नहीं है और वो आगे जाकर अनंत अग्नि को देखती है और कहती है कि हाँ यही मेरे काम की चीज है। और उस अनंत अग्नि में से वो थोड़ी सी अग्नि लेती है और अपने एक कुल्हाड़ी के साथ में वहां की जमीन में एक बहुत ही बड़ा छेद कर देती है और उसके अंदर गिर जाती है और सीधा पहुंचती है अपनी उसी सेना के पास में जो कभी उसी की हुआ करती थी। और वहां पहुंचकर वो अपने पूरी उस सेना को जगह देती है जो कभी उसके साथ में लड़ा करते थे। और साथ ही वो वहां पर अपने सबसे खास जानवर जिसका नाम होता है फर्नेस, वो एक ब्लैक वुल्फ होता है, उसे भी जगह देती है। वहां से होल से निकलने के बाद में हेला उसी ओडिन के तख्त पर बैठ जाती है और वहां से स्क्रच को बुलाती है
है और पूछती है कि स्क्रच आखिर तुम्हारी मंशा क्या है। तब वहाँ पर स्क्रच कहता है कि मुझे आज तक लोगों ने नाकारा ही समझा था, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी इस पूरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाऊं जिससे मुझे अपने आप पर ही फक्र हो। तब वहाँ पर हेला कहती है कि कोई टाइम था जब मैं ओडिन की एग्जीक्यूशनर हुआ करती थी और अब समय बदल गया है, क्यों ना तुम मेरे एग्जीक्यूशनर बन जाओ और मेरी टीम को लीड करो। वहीं से हेला और स्क्रच पहुंचते हैं सीधा बायफ्रॉस्ट की तरफ। वहां पहुंचकर जब हेला और स्क्रच हाइमडाल की तलवार के पास में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तलवार तो यहाँ से चोरी हो गई है और उसे चुराने वाला होता है हाइमडाल। हाइमडाल जो कि बायफ्रॉस्ट का ही एक चौकीदार हुआ करता था, अब वो वहां से पूरी की पूरी एसगार्ड की जनता को एक सेफ जगह पर ले जाता है उनकी महफूजियत रखने के लिए। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है थॉर जो कि ग्रैंड मास्टर के ग्रैंड चैंपियन से लड़ने की तैयारी करता है। तभी वहां पर उसे वल्करी दिखती है और वो उसके हाथ में वो निशान देख लेता है जो कि वल्करी टीम का हुआ करता था। तब वो आकर वल्करी से कहता है कि तुम भी कभी एसगार्डियन हुआ करती थी और हमारी एक फीमेल फोर्स हुआ करती थी जिसने कभी हेला के अगेंस्ट में एक लड़ाई लड़ी थी। थॉर वल्करी से अपनी मदद के लिए कहता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो हेला को हराने में, लेकिन तभी वल्करी उसकी बातों को नकारती हुई वहां से चली जाती है। और वहीं से शुरू होता है ग्रैंड मास्टर का ग्रैंड कॉन्टेस्ट जहां पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का एक और शानदार कैरेक्टर जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं जो कि निकलता है हल्क। और जब थॉर हल्क को देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है यस, क्योंकि हल्क तो उसका ऑलरेडी कभी फ्रेंड हुआ करता था। लेकिन उस वक्त हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और थॉर को पहचानने से इनकार कर देता है। और वहीं पर हमें थॉर और हल्क की एक सबसे शानदार कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग ये लड़ाई इस पूरी मूवी की सबसे बेस्ट फाइट सीन थी और यहीं पर हमें पता चलता है कि थॉर अब हल्क से धीरे धीरे हारने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखें बंद होती है और उसे अपने पिताजी का एक विजन आता है और तभी उसे अपनी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाती है और तभी वो अपनी एक इलेक्ट्रिक थंडर का यूज करते हुए हल्क को बहुत ही दूर पटक देता है। अब क्योंकि ग्रैंड मास्टर नहीं चाहते थे कि उनके चैंपियन को कोई हराए तो जो डिस्क थॉर के गले में लगी होती है वहां पर ग्रैंड मास्टर उसे ऑपरेट करते हुए थॉर को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं और थॉर वहीं पर गिर जाता है जिसकी वजह से हल्क वहां पर वो कॉन्टेस्ट भी जीत जाता है। अगले सीन में जब थॉर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हल्क के ही रूम में पाता है और वहां पर हल्क से बातें करने लगता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम इस ज़कार प्लेनेट पर कैसे पहुंचे। तब वहां पर हल्क उस बाथ टब से निकलकर उसे बताता है कि मैं क्वीन जेट प्लेन की मदद से यहाँ पर पहुंचा था। तब वहां पर थॉर उस पूरे के पूरे रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगी होती है तो उसी की वजह से थॉर वहां से बाहर नहीं निकल पाता। वहां से बाहर न जाने की वजह से थॉर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसकी विजन में हाइमडाल आता है और हाइमडाल थॉर को अपने ही विजन के अकॉर्डिंग अपने पास में ले आता है और उससे कहता है कि इस पूरे एसगार्ड को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर अब हेला ने हमला करना स्टार्ट कर दिया है और मैं सभी एसगार्डियंस को इस महफूज जगह पर ले आया हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक हेला को नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। और तभी वहां से थॉर की आंखें खुलती है और वो वापस से उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर वो पहले उपस्थित था। थोड़ी ही देर में वहां पर वल्करी की एंट्री होती है। थॉर वल्करी से भी हेल्प मांगता है, लेकिन वल्करी वहां पर थॉर से मना कर देती है। तब थॉर उसे समझाता है कि मेरे एसगार्ड को यानी कि मेरे लोगों को मेरी जरूरत है और मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। और तभी वहां पास में से एक विंडो से थॉर जंप कर लेता है और सीधा पहुंच जाता है उसी क्वीन जेट के पास में। लेकिन उसी वक्त वहां पर हल्क भी आ जाता है। कैसे तैसे करके वहां से थॉर उस क्वीन जेट के अंदर से एक वीडियो क्लिप स्टार्ट करता है जो कि नताशा रोमानोफ की थी। और जब हल्क उस क्लिप को देखता है तो वो फिर से अपने ब्रूस बैनर वाले रूप में आ जाता है। तब थॉर ब्रूस को अपनी सारी बात समझाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को ये लगने लगता है कि थॉर ने उनसे उनके ग्रैंड चैंपियन को चुराने की कोशिश करी है और इसी बात से गुस्सा होकर ग्रैंड मास्टर वल्करी और लॉकी को थॉर के पीछे भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसे मेरे पास में पकड़ कर लाना है, जिंदा या मुर्दा। उसी वक्त लॉकी और साथ ही वल्करी थॉर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तब वहां पर लॉकी आखिरकार सच्चाई बता
बता ही देता है कि वो थॉर का असली भाई है और वो वल्करी को आखिरकार मना ही लेता है अपनी मदद करने के लिए। और तभी वल्करी वहां पर लॉकी को बताती है कि इस जकार प्लांट से एक वॉर्म होल के जरिए निकला जा सकता है। और वहीं से लॉकी, थॉर, ब्रूस बैनर, वल्करी और साथ ही उसके कुछ नए दोस्त जो कि वहां उस कॉन्टेस्ट में थॉर के बने थे, वो सभी वहां पर ग्रैंड मास्टर का एक स्पेसशिप चुरा कर वहां से वॉर्म होल के जरिए बाहर निकल जाते हैं जकार से। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हेला की तरफ, जो कि एसगार्ड के लोगों में डर बिठाने के लिए वहीं मौजूद एक लड़की को जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा, प्लीज इसे मत मारो। तब हेला उससे पूछती है कि आखिर हाइमडाल की तलवार कहाँ पर है, मुझे उसकी जरूरत है। तब वो लड़का उसे हाइमडाल की सीक्रेट लोकेशन का पता बता देता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर हाइमडाल भी आ जाता है और उन सभी को उसी बायफ्रॉस्ट ब्रिज पर ले आता है। लेकिन उसी मूवमेंट पे वल्करी का शिप भी बायफ्रॉस्ट के ऊपर पहुंच जाता है और वो अब अपनी पुरानी ड्रेस में वापस आ जाती है और कहती है कि मैं जमकर हेला का सामना करूंगी। लेकिन उसके पास में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक वुल्फ यानी कि फर्नेस होता है। तब वहां पर हल्क वल्करी से कहता है कि इसे मैं संभालता हूं और वो उस शिप से कूद जाता है। लेकिन जब वो कूदता है तब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है और जब फर्नेस उसे देखता है तो वो उसे सूंघकर वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हल्क अपने असली रूप में आ जाता है और वो फर्नेस को वहीं पर रोक देता है। और तभी हमें उस बड़े से ब्लैक वुल्फ यानी कि फर्नेस और हल्क के बीच में एक बहुत ही शानदार कॉम्बैट देखने को मिलता है। और वहीं पर लॉकी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बड़ा सा शिप पूरे के पूरे बायफ्रॉस्ट ब्रिज के पास में लेकर पहुंच जाता है और सभी एसगार्डियंस को उस शिप में आने के लिए कहता है। और उनकी इस शानदार खुददारी को देखते हुए वहां पर स्क्रज भी अब उनके आगे झुक जाता है और साथ ही हेला का दुश्मन बन जाता है और हेला के अगेंस्ट होकर उन्हीं की टीम को मारने लगता है। साथ ही वहीं दूसरी ओर हमें हेला और थॉर के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि अब थॉर के पास में उसका म्योनीर नहीं होता तो वो अपने आप को कम साबित होता हुआ नजर आता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की वापस से वो विजन आती है और उसके अंदर अब पूरी तरीके से उसकी थॉर ऑफ थंडर वाली पावर्स आ जाती है और तभी वो उस ब्रिज पर एक जोर का मुक्का मारता है और फिर से हेला से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि एसगार्ड का अंत रैग्नारॉक से ही होगा और तभी वो लॉकी से उस फायर स्केलेटन को लाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें उसे अनंत अग्नि यानी कि इटर्नल फायर में डालना पड़ेगा। और तभी लॉकी पहुंच जाता है एसगार्ड के उसी वेपन चेंबर में और उठा लेता है उसी सर्टर के मुंह को जो कि अब स्केलेटन में बदल चुका होता है और वो उसे उठाकर अनंत अग्नि में डाल देता है। और क्योंकि रैग्नारॉक यानी कि सर्टर ने ये भविष्यवाणी करी थी कि वो वापस जरूर आएगा और एसगार्ड को धूल में मिला देगा और इसी के चलते वहां पर सर्टर अपना असली शरीर फिर से पा लेता है और एक बहुत ही बड़ा जाइंट बन जाता है जिसका साइज एसगार्ड से भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब हेला वहां पर सर्टर को देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और तभी सर्टर अपनी तलवार को एसगार्ड में पूरी तरीके से घुसा देता है जिसकी वजह से हेला की भी वहां पर डेथ हो जाती है और इसी के साथ एसगार्ड भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है थॉर की तरफ जो कि एक बड़े से स्पेसशिप के अंदर पूरी की पूरे एसगार्डियंस के साथ में होता है और अब वो वहां का किंग कहलाता है और साथ ही ये भी ऐलान करता है कि अब सभी एसगार्डियंस अर्थ पर अपना बसेरा जमाएंगे। और इसी के साथ में ये मूवी कंप्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी के बाद में मैं MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का 18 पार्ट यानी कि ब्लैक पैंथर जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने मेरे पुराने किए हुए MCU के एक्सप्लेन्ड पार्ट को नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप मेरे बाकी किए हुए MCU के सभी एक्सप्लेन्ड पार्ट को देख सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited movie called Thor: Love and Thunder। ये मूवी MCU यानी कि Marvel Cinematic Universe की 29th मूवी है और अगर आपने इससे पहले इसके बाकी के 28 पार्ट्स नहीं देखे तो आप लोगों के लिए एक शानदार गुड न्यूज है। मैंने ऑलरेडी उन 28 मूवीज को 1080p प्रिंट में काफी अच्छी तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो भी इस मूवी को एकदम न्यूली देखने के लिए आया है और उसे पता नहीं कि कौन सा कैरेक्टर किस मूवी में था
तो इस सारे के सारे पार्ट्स उस व्यूअर को इस पूरी मूवी को समझने में काफी ज्यादा काम आएंगे। वेल सच कहूं तो जितना इंतजार आप सभी को इस मूवी का था उससे कई ज्यादा मुझे इसका था। एंटायर एमसीयू में अगर मेरा कोई सबसे ज्यादा फेवरेट सुपर हीरो है तो ही इज द ओनली वन, थॉर। इसकी पहली मूवी से ही मैं इसका दीवाना बन चुका था और इंतजार था तो सिर्फ इसी पार्ट का। एंड एज यूजुअल अगर मार्वल की मूवी है तो टॉप सीजीआई, ग्राफिक्स और वीएफएक्स होना तो लाजमी है। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम गौर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक सुनसान वीरान रेगिस्तान में होता है अपनी बेटी के साथ में। ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। साथ ही गौर लगातार अपने मानने वाले देवता को पूजने लगता है और कहता है कि हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, हमारी जान बचाइए। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई भी उसका सहारा नहीं बनता और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और गौर की बेटी अपना दम तोड़ देती है। इस वजह से गौर उसी रेगिस्तान में अपनी बेटी की समाधि बनाकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे दूर कहीं एक छोटा जंगल दिखाई पड़ता है। इस वीरान रेगिस्तान में उसे लगता है कि शायद जरूर भगवान ने उसकी आवाज सुन ली, इसलिए वो सीधा चलता हुआ उस जंगल में पहुंच जाता है जहां पर उसे काफी सारा पानी मिलता है। पहले तो वो ढेर सारा पानी पीता है। वहां से बाहर निकलकर उसे अपने सामने कुछ फल दिखाई पड़ते हैं जिन्हें वो खाने लगता है। मगर वहीं पीछे बैठा सूरज देव, जिसे कि रापू कहा गया है, वो उसे कहता है कि तुच्छ प्राणी आखिर तू मेरे फल क्यों खा रहा है। जिस पर गौर का कहना था कि आप तो मेरे बुलाने पर आए हैं ना, आप ही ने तो मुझे बचाया है। तो रापू बताता है कि यहाँ पर मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया, बेसिकली मैंने तो यहाँ पर एक नेक्रोस्वार्ड धारी का संहार किया है और उसी की खुशी मनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। खुशियों का नाम सुनकर गौर काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशियां तो जा चुकी थी। उसकी एक ही बेटी थी जिसे वो भगवान से प्रार्थना करके बचाना चाहता था, मगर अब वो भी उसके पास नहीं। गौर वहाँ पर रापू से कहता है कि आपके पूजने वाले तो खत्म हो चुके हैं, मैं ही सिर्फ आखिरी बचा हूँ। तो रापू कहता है कि देवताओं को खुश करने के लिए हमेशा बलि लगती है और अगर तेरी बेटी मर भी गई तो समझ ले कि उसकी बलि मेरे पास में आई है। इस बात को तो सुनकर गौर को गुस्सा आने लगता है और वहीं पर नेक्रोस्वार्ड, जो कि एक ऐसी तलवार थी जो कि देवताओं के संहार यानी कि उन्हें खत्म करने के लिए बनाई गई थी, वो चुपचाप उसके हाथ में आ जाती है। जिसके बाद तो गौर रापू को वहीं पर उस तलवार से मार देता है और ये कसम खाता है कि जिन देवताओं को हम पूजते थे, मदद की गुहार लगाते थे, मगर वो तो इस लायक ही नहीं कि हम उन्हें पूजे। इसलिए आज से मैं गौर ये कसम खाता हूँ कि आज से हर देवता, हर भगवान को जान से मार दूंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है कहानी के हैदराबादी मियाँ बोले तो कॉर्क की तरफ, जो कि बच्चा लोगों को बता रहे थॉर मियाँ की कहानी कि कैसे वो उन लोगों के लिए लड़े जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। बचपन से ही थॉर का मानना था कि बेसहारा की मदद करना ही उसका कर्म और धर्म है और कैसे उसकी मुलाकात जीन फॉस्टर से हुई, पर जल्द ही वो दोनों अलग भी हो गए। उसके माता पिता, उसके भाई और हर कोई जो भी उससे प्यार करता था सब या तो बिछड़ गए और या फिर मारे गए। मगर थॉर की बात खास थी कि उसने दूसरों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। जिसके बाद थॉर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, मगर हर वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही यादें थी, वो थी जेन फोस्टर की। अकेलेपन में थॉर इतना डूब चुका था कि उसने जनजाति संसार से अपने आप को दूर कर लिया और एक साधु की जिंदगी जीने लगा। मगर जब भी कोई उसे पकड़ता कि थॉर इस लड़ाई को तुम्हारे बिना जीता नहीं जा सकता, तो उसके अंदर का सैनिक जाग जाता। मीनवाइल यहाँ पर पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड पहुंचता है और थॉर को कहता है कि एक और जंग है जिसे हम तुम्हारे बिना जीत नहीं सकते। वेल यहाँ पर एक काफी फनी सीन आता है जहाँ पर थॉर अपने स्टोर्म ब्रेकर को जमीन से उखाड़कर हैरी पॉटर की झाड़ू बनाकर उस पर बैठकर उड़ जाता है और फिर पहुंचता है युद्ध में, जहाँ पर बाकी की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फोर्स अपने दुश्मनों से लड़ रही थी। वहाँ का राजा यकार थॉर के पास आता है और बताता है कि हमारे ऊपर इन आतंकियों ने हमला कर दिया है और सिर्फ तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। हमारी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी मगर किसी ने आकर हमारे देवता को मार दिया और फिर बाद में ये लुटेरे आ गए जो कि हमें लूटने लगे। जिस पर थॉर उन्हें ये मंदिर वापस दिलवाने का वादा करता है और स्टोर्म ब्रेकर को उठाकर अपनी पावर्स को समन करता है और बन जाता है माइटी थॉर। मुझे तो थॉर का ये लुक काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर वो एक एक करके सारे गुंडों और लुटेरों को धो रहा था और एक बार तो अपने लेग स्ट्रेच करके दो गाड़ियों को एक साथ रोक देता है। हालांकि एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में थॉर उन लुटेरों से जीत तो जाता है, मगर इस लड़ाई में यकार का मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी की लीड फीमेल कैरेक्टर पर यानी कि जेन फोस्टर पर, जिसे कि इस वक्त 4th स्टेज कैंसर हो चुका था। वहीं पर डार्सी भी बैठी थी जो कि म्योनिर को म्याऊ म्याऊ करती थी। वेल आप में से कितने लोगों को ये बात याद है? डार्सी पूछती है कि तुम्हारा आशिक कैसा है, मगर जेन उसकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि इस वक्त थॉर और जेन का ब्रेकअप हो चुका था और इन 8 सालों में वो एक प्रोफेसर बन चुकी थी। साइंस के काफी बड़े बड़े थ्योरीज और लेक्चर दिया करती थी। इसी तरह एक दिन उसका ध्यान वाइकिंग्स की किताब पर जाता है जिसके अंदर थॉर के हथियार यानी कि म्योनिर के बारे में लिखा था, जिनमें शामिल थी स्ट्रेंथ और
और गुड हेल्थ। मीनवाइल हम वल्करी को भी देख पाते हैं जो कि इंसानों के साथ अपने बसाए हुए न्यू एसगार्ड से लाए हुए लोगों के साथ रह रही थी। अब तो उसका इंसानों के साथ काफी अच्छा रिश्ता भी बन चुका था और इन्हें आए दिन स्पॉन्सरशिप भी मिलती रहती है। खैर मुझे तो मिलती नहीं आजकल, और जो वीडियो बनाता हूँ वो भी ब्लॉक हो जाती है, और आप लोग भी लाइक कमेंट करते नहीं हो, खाली न्यू मूवी इसलिए देखने आ गए। बाकी पुरानी मूवीज पर तो 20-25 हजार से ऊपर व्यूज भी नहीं है। अब क्या ही बोले आप लोगों को। बाकी सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है वो करते नहीं हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए कहा है वो करते नहीं हो, मूवी को लाइक कमेंट शेयर करने की छोटी सी गुजारिश करता हूँ वो भी नहीं करते, मगर खुद की डिमांड को पूरा करने के लिए एक ही कमेंट को 25 से 30 बार करना नहीं भूलते। बट क्या करें, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। खैर ये तो थी दिल की बात। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ न्यू एसगार्ड में थॉर, ओडिन और साथ ही लोकी का एक शो चल रहा था जहाँ पर ये लोग थॉर रैग्नारॉक वाले इंसिडेंट्स को शो कर रहे थे। वहीं एक कांच के बाउल में थॉर का वही पुराना म्योनीर पड़ा था जिसके टुकड़े टूट चुके थे, मगर जेन के वहां पर आने से वो सभी टुकड़े हिलने लगते हैं मानो उनमें जान आ गई हो। इधर थॉर को यकार 2 बकरे भेंट करता है क्योंकि उन्होंने इन सब की जानें बचाई थी, तो बदले में कुछ तो देना ही था। जिसके बाद ये सभी अपने शिप में आ जाते हैं, लेकिन पीटर जब अपने एडवांस कम्युनिकेशन को चेक करता है तो पता लगता है कि काफी सारे देश या फिर कहें काफी सारी सिविलाइजेशन जिन्हें मदद की जरूरत है, हर कोई उन्हें बस यही मैसेज कर रहा था कि हमें मदद की जरूरत है, हमारे देवताओं को मार दिया गया है। तभी थॉर की नजर सिफ पर पड़ती है जो कि थॉर के फर्स्ट पार्ट में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। ये सुनकर थॉर अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें सिफ और साथ ही उनके देश को बचाना होगा, जबकि क्विल का कहना था कि और भी तो लोग हैं, उन्हें भी तो मदद की जरूरत है, तो क्यों ना हम अलग अलग जाकर उन सब की मदद करें। इस बात से थॉर भी एग्री करता है। फिर वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर और साथ ही बेस्ट फ्रेंड कॉर्क को लेकर बायफ्रोस्ट खोलकर सीधा सिफ के पास पहुंच जाता है, जहां वो देख पाते हैं कि फेलिकेरियन के देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है। वहीं उसे सिफ भी घायल पड़ी मिलती है जिसका हाथ कटा होता है। वो थॉर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा उसका अगला टारगेट एसगार्ड है और वो अब वहीं पर जा रहा है। जिसके बाद एंट्री होती है कहानी के विलन गॉर की, जो कि पहुंच चुका होता है न्यू एसगार्ड में। अब इसके पास जो नेक्रोस्वर्ड होती है उसकी मदद से वो साए से अलग अलग दानव बना देता है और ये दानव पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। मगर तभी वहां पर एंट्री होती है वल्केरी की, जो कि उड़ते घोड़े पर आकर उन सभी दानवों का विनाश करने लगती है। मगर इसी बीच थॉर भी आ जाता है और उन सभी को रोकने लगता है। इन सभी दानवों की गिनती ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी कि तभी थॉर की नजर अपने पुराने हथियार म्योनीर पर पड़ती है। उसे फील होता है कि यहाँ पर एक और तगड़ा योद्धा है जो कि उसकी तरह बलवान है। तो वल्करी कहती है कि वो योद्धा तुम्हें पसंद आएगा। जहाँ पर एंट्री होती है माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर की, जो कि अपने फुल माइटी थॉर वाले लुक में आई होती है। उसे इम्प्रेस करने के लिए थॉर भी अपना माइटी थॉर वाला लुक लेकर आता है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, मगर सबसे पहले तो उन्हें दुश्मनों को हराना था। इसी चलती लड़ाई के बीच में हमें थॉर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कभी ये दोनों आपस में काफी खुश रहते थे, मगर द एवेंजर्स की तरफ से निक फ्यूरी का कॉल और वहीं पर साइंस की तरफ से जेन फोस्टर को कॉल, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के रिश्ते को खत्म करने लगते हैं। इन दोनों का ही बिजी शेड्यूल आपस में इन दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे कम करने लगता है और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों ही आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ प्रेजेंट टाइम में गॉर अपने काले साए की मदद से न्यू एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाता है। थॉर उसका सामना करता, मगर उससे पहले वो वहाँ से जा चुका था। अगले दिन जिन सभी के बच्चे गायब हुए थे वो सभी माँ बाप अपनी रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, मगर तभी थॉर उन्हें कहता है कि उन सभी के बच्चों को वो वापस लाएगा। जिसके बाद वो अपनी टीम से उस गॉर यानी कि गॉड बुचर के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर वल्करी उसे बताती है कि उसके पास में नेक्रोस्वर्ड है। ये नेक्रोस्वर्ड देवताओं का संहार कर सकती है। उस तलवार में इतनी ताकत है कि वो काले साए से काफी सारे दानव बना सकता है। तो जेन पूछती है कि आखिर ये नेक्रोस्वर्ड क्या है, तो थॉर बताता है कि नेक्रोस्वर्ड एक ऐसी तलवार है जो कि समय के साथ अपना धारक बदलती आई है। ये तलवार जिसके भी हाथ में होती है ये उसे पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। तभी यहाँ पर हाइमडाल के बेटे एस्ट्रेड की एक होलोग्राफिक इमेज आती है। थॉर एस्ट्रेड से पूछता है कि आखिर तुम बच्चे कहाँ पर हो, तो वो बताता है कि मुझे अपनी ये शक्तियां ठीक तरीके से यूज करनी नहीं आती। जहाँ पर थॉर उसे आंखों की शक्ति पर फोकस करने के लिए कहता है और इसी पावर की मदद से थॉर वहाँ पर भी पहुंच जाता है। बच्चे उसे देखकर काफी खुश थे और बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से वापस अपने माता पिता के पास ले जाओ। लेकिन थॉर कहता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है, मगर चिंता मत करो, मैं अपनी टीम के साथ तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। कॉन्शियस माइंड में वापस आने पर थॉर बताता है कि गॉर ने उन सभी बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं, हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा है। अगर गॉर धरती पर आकर इतना ताकतवर था तो अंतरिक्ष के काले सायों में तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसे हराने के लिए हमें पावरफुल टीम की जरूरत है।
और अब अपनी टीम को बड़ा करने के लिए ये सभी लोग देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं, जो कि होता है दूर ऊपर आसमान में। यहाँ पर हमें काफी सारे देवता दिखाई पड़ते हैं, पत्थर के देवता, मोमो के देवता, यहाँ तक कि फीलिंग्स के देवता, जिनमें अब एक और देव शामिल हो चुका था, यानी कि तूफानों का देव, बोले कि थॉर द गॉड ऑफ थंडर। ये सभी किसी तरह वहाँ पर भेस बदल कर अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है देवों के देव ज़्यूस की, जो कि थे बिजली के देवता। बेसिकली आज एक सभा बिठाई गई थी जहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले थे, मगर वो मुद्दे काफी फनी थे कि आखिर नेक्स्ट फेयरवेल हम कहाँ पर रखेंगे, कौन सी लड़कियां आएगी और खाने पीने में क्या रहेगा। इन सभी बातों से थॉर को गुस्सा आने लगता है और वो सीधा असली बातचीत करने के लिए बीच में पहुंच जाता है और कहता है कि ज़्यूस बिजली के देवता, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हर यूनिवर्स के भगवानों को मारा जा रहा है, जिसके पीछे हाथ है गॉर का, इसके हाथ में है नेक्रोस्वॉर्ड और उसने धरती के न्यू एसगार्ड से काफी सारे बच्चों को बंदी बना लिया है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। यहाँ पर जितने भी देव हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उसकी टीम बनाएं और उस गॉर द गॉड बुचर को जान से मार दें। मगर इस बात से ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो कपड़े उतारने वाला सीन भी आ जाता है। तो यहाँ पर ज़्यूस को पता लगता है कि ये तो थॉर है, जो कि एसगार्ड से आया है। तो ज़्यूस का उससे कहना था कि एसगार्ड की प्रॉब्लम, एसगार्ड को मुबारक, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वहीं दूर बैठी वल्करी और साथ ही डॉक्टर जेन फोस्टर ये सोचने लगते हैं कि उसके हाथ में जो थंडर बोल्ट है, अगर हमें वो मिल जाए तो हम गॉर का सामना कर सकते हैं। इसी वजह से उस थंडर बोल्ट को चुराने के लिए यहाँ पर इन सभी की लड़ाई देवताओं से हो जाती है और ये काफी कूल फाइट थी, जहाँ पर थॉर और ये बाकी की टीम मिलकर देवताओं से लड़ रहे थे। तभी ज़्यूस अपने थंडर बोल्ट से थॉर पर वार करता है, मगर वो भी तो द गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए वो उस थंडर बोल्ट को पकड़कर ज़्यूस पर ही उलटवार कर देता है और ज़्यूस वहीं पर घायल हो जाता है। हालांकि इस लड़ाई में कॉर्क की पूरी बॉडी भी तबाह हो चुकी थी, मगर वक्त रहते ये लोग उन बकरों की मदद से वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये सभी तैयार थे गॉर के पास जाकर उससे लड़ने के लिए। मगर वहां तक जाने का रास्ता काफी लंबा था और उन अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था स्टॉर्म ब्रेकर। इस मूवी में ऐसे कई बार इंसिडेंट्स आए जहां पर थॉर अपने पुराने हथियार म्योनिर को उठाने वाला होता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर को गुस्सा आ जाता है, मानो जैसे न्यू गर्लफ्रेंड अपने बंदे की पुरानी एक्स को देखकर गुस्सा करती है। वेल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर थॉर और जेन आपस में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, इनके बीच में आपस में किस भी होता है। ये दोनों ही 8 सालों तक एक दूसरे से दूर थे, इसलिए आपस में माफी मांगते हैं। हालांकि जेन बताना तो चाहती थी कि उसे 4th स्टेज कैंसर है, मगर ये बात उसके मुंह से निकलते निकलते रह जाती है। इसी बीच इनका ये शिप पहुंच जाता है गॉर के प्लेनेट पर, जहाँ पर था सिर्फ अंधेरा और ये सारा अंधेरा मिलकर रोशनी को खत्म कर देता है। इसलिए यहाँ से कुछ देर के लिए मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में चली जाती है। वेल, मुझे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी काफी अच्छा लगा, मगर यहाँ पहुंचने के बावजूद भी इन्हें बच्चे नहीं दिखाई पड़ते। तभी वहाँ पर जेन की नजर एक बच्चे की पेंटिंग पर जाती है, जिसमें ड्रॉ हो रखी थी इटर्निटी की फोटो। वहां तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा खोलने की जरूरत थी, जो कि खुल सकता था सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से। तब जाकर जेन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये पूरी गॉर की प्लानिंग थी, थॉर को यहाँ पर लाकर स्टॉर्म ब्रेकर से इटर्निटी का दरवाजा खोलना। इसलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर को काफी दूर फेंक देती है, जिसके बाद एंट्री होती है गॉर द गॉड बुचर की, जो कि अपने काले सायों की मदद से इन तीनों को ही बंदी बना लेता है और आकर थॉर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ पर है, मुझे उसकी जरूरत है। वो अपनी ताकतों की मदद से थॉर का हाथ खोलने की कोशिश करता है, मगर थॉर अपनी पूरी दम से मुट्ठी को बंदी रखता है। गॉर इस बात को जानता था कि वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है, इसलिए वो अपना शिकार जेन फोस्टर और वेल्करी को बनाता है। वो उन्हें जान से मारने ही वाला होता है, जिस वजह से थॉर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पर लाना पड़ता है। वेल, उसके हाथ में आने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से उन पर जो बंदिशें बनी थी उनसे वो आजाद हो जाते हैं। मगर उसे पाने के चक्कर में यहाँ पर इन सभी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से थॉर उस स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से धरती का रास्ता खोलता है, मगर वहां पहुंचने से पहले गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को छोड़ता ही नहीं। और जब ये लोग धरती पर पहुंचते हैं, तब थॉर को पता चलता है कि वो तो उसी के पास रह गया। इस पूरी लड़ाई में जेन फोस्टर काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करने के बाद थॉर को ये पता चलता है कि जेन को तो 4th स्टेज कैंसर है। उसने ये बात उससे छिपा कर रखी और अभी तक जो उसे ताकतें मिल रही थी वो सिर्फ म्योनिर से मिल रही थी। हालांकि एक बार उठाने पर म्योनिर उसे ताकत तो देता था, मगर उससे और ज्यादा कैंसर की ओर ढकेलता जाता था। अगर उसने एक बार भी और म्योनिर को उठाया तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए थॉर उसके पास आकर उसे कहता है कि जेन, तुमने जितना काम करना था कर लिया, अब बारी मेरी है। मैं खुद जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम अब म्योनिर को नहीं उठाओगी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है गॉर पर, जिसके हाथ में नेक्रोस्वॉर्ड भी होती है और साथ ही थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी, जिसकी मदद से वो इटर्निटी के महल तक पहुंच जाता है और फिर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मगर इतने में ही यहाँ पर थॉर पहुंच जाता है, जिसके पास में ज़्यूस का थंडरबोल्ट था और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है,
जो कि लिटरली इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी। इन दोनों महायोद्धाओं के पास में दो बड़े महा हथियार थे, मगर देखते ही देखते गॉर ने नेक्रोसॉर्ड को यूज करके काले दानव बना दिए, जो कि गिनती में कई ज्यादा थे। वहीं दूसरी ओर इटर्निटी का दरवाजा भी खुलने वाला था, जिसके खुलने पर उसे इटर्निटी प्राप्त होती, यानी कि कोई भी इंसान अगर कोई भी इच्छा जाहिर करेगा तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर होता है, गॉर द गॉड बुचर, यानी कि अगर उसे शक्ति मिलती कुछ मांगने की तो वो सारे देवताओं का संहार ही मांगता। इसीलिए गॉर को रोकने के लिए थॉर वहां मौजूद बच्चों को कुछ देर के लिए अपनी ताकत दे देता है और सारे बच्चे थॉर में बदल जाते हैं। फिर यहाँ पर ये सारे बच्चे मिलकर काले दानवों का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ थॉर पर गॉर भारी पड़ रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है माइटी थॉर, बोले तो जेन फॉस्टर, जिसके हाथ में था म्योनिर, और वो अपने एक ही वार से नेक्रोसॉर्ड के टुकड़े कर डालती है। हालांकि थॉर को देखकर काफी बुरा लगता है कि जेन के पास में ये सिर्फ आखिरी मौका था और उसने मेरी मदद करने के लिए अपने आप की जान कुर्बान कर दी। वो जेन को अपने बाहों में उठाकर उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर इतने में ही गॉर पहुंच जाता है इटर्निटी के पास और उससे अपनी लास्ट विश मांगने ही वाला होता है कि तभी थॉर वहां पर आकर उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो गॉर पूछता है कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी, जहाँ पर थॉर जवाब देता है लव, यानी कि प्यार में। और वैसे भी अब तुम इटर्निटी से सारे देवताओं का संहार मांगने वाले हो, यानी कि सारे देवता मर जाएं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो आखिर में अपना आखिरी वक्त तुम जैसे के साथ क्यों बिताऊं, अपने प्यार के साथ क्यों नहीं। इस प्यार का नाम सुनकर गॉर को अपनी बेटी की याद आती है और वो इटर्निटी से सभी गॉड्स के खिलाफ न जाकर अपनी बेटी को मांगता है, जिसके बाद उसकी बेटी उसके हाथों में होती है। मगर इतने टाइम तक नेक्रोसॉर्ड यूज करने की वजह से अब गॉर का आखिरी वक्त आ चुका था, तो वो काफी ज्यादा चिंतित था कि आखिर उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तो वहां पर थॉर उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा। अब जहाँ एक तरफ थॉर के हाथों में जेन फोस्टर अपना दम तोड़ देती है, वहीं पर गॉर अपनी बेटी के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। मीनवाइल यहाँ पर एस्ट्रेड स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके सारे बच्चों को एसगार्ड ले आता है। इस मूवी की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि अब वेलकरी, जो कि अब सारे बच्चों को बचाकर एसगार्ड लेकर आई थी, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी के अंदर टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिनमें से पहले में हमें दिखाया जाता है कि अब थॉर ने गॉर की बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी और अब ये दोनों मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो कि खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकते थे। वहीं वह पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाई पड़ता है कि आसमान के महल में जहाँ पर ज़्यूस घायल था, वो अपने सभी बाकी साथियों को कहता है कि थॉर का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उससे बदला लेने के लिए मेरा बेटा हरक्यूलिस आएगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो मेरे टोटल 13 चैनल्स हैं उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतनी मेहनत के बाद इतने क्लासिकल वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, काफी घंटों की, कई बार तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, तो उस मेहनत पर अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।